Hello everyone, welcome to Feel Mathematics with Rajiv. I hope you're doing well. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे हम लोगों को पता है कि हमने एक EMRS की सीरीज स्टार्ट किया है जिसके बीच में हम एक टॉपिक जो थ्योरी का होता है वो डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे एग्जाम में सिमिलर ही रहते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम उनमें से एक है। बाइनोमियल थ्योरम में आज हम हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू देखेंगे, किस तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं और बेटर अप्रोच कर सकते हैं आने वाले पेपर्स के लिए। ये सीरीज आप लोगों की बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसके बीच में हम डेली बेसिस में कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के लिए दो वीडियो लेके आए जाएं, एक पीवाईक्यू वाली और एक कंसेप्ट वाली। ठीक है, अगर तुम लोगों को जो कंसेप्ट चाहिए होगा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसके रिगार्डिंग मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा। वैसे डेली बेसिस पे पीवाईक्यू तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे बच्चा पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल लेक्चर, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जिन बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती, आज के बाद बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जैसे यहाँ पे पहली बात पूछा गया है कि आर टर्म हमारे पास क्या होती है, तो सबसे पहले टर्म्स क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम से और किस तरह से टर्म निकाली जाती हैं और कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं किसी भी एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने x प्लस ए रेज पावर एन ले लिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है ना मेरे पास, वो टर्म्स है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस वन। जितनी भी हमें टर्म्स दी होती है ना, उसका n प्लस वन हम लिखते हैं, उसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी बात, इसकी कभी भी एक्सपेंशन जब ओपन होती है उसको ऐसे लिखा जाता है टी आर प्लस वन। आर प्लस वन मतलब आर किसको डोनेट कर रहा है? आर डोनेट करता है जो चीज़ वेरी करती है, मतलब आर जीरो से एन तक वेरी कर रहा है। एन सी आर मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ये, और ए एक्स की पावर एन माइनस आर, और सीधी ए की पावर जितनी यहाँ लिखी होती है उतनी पावर ए की आ जाती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जितनी ये पावर है इन दोनों को अगर सम करो आपको टोटल पावर मिलनी चाहिए, दैट इज एन। देखो एन माइनस आर को जब आर का ऐड किया जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बचेगा ओनली एन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें जो इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखते हैं। कहता है वो आर टर्म बताओ जिसकी जो एक्सपेंशन है वो विदाउट एक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विदाउट एक्स, मतलब उसमें एक्स ना हो। अगर उसमें एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको हम करने के लिए 2x का स्क्वायर क्या करेंगे? 2x। अब मुझे 12 से आर नहीं लिखना क्योंकि मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे कोफिशिएंट नहीं निकालना है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 12 माइनस के आर और 1 माइनस वन बाई एक्स होल पावर बचा, मेरे पास आर बन गई। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मुझे पता है मुझे एक्स को एक्सपैंड करना है, तो एक्स 24 माइनस के 2r, और यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, एक्स रेज पर माइनस आर। तो आंसर आया 24 माइनस के 3r। मुझे x की वैल्यू नहीं रखनी है, इट मीन्स मेरे 20 माइनस जो 3r है उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। वहां से मेरे पास r की वैल्यू आ गई 8। अगर r की वैल्यू निकालनी, मुझे टर्म पूछी गई है, टर्म्स पूछी गई है, तो r प्लस वन मुझे क्या मिलेगी, r प्लस वन। सर नाइन्थ टर्म मिलेगी। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बेटा। इतना आसान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में बेटा बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन डाल लेना, वन के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर बेटा बता देना। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बड़ा आसान है। अब आपको मैं छोटे एक सैम्पल स्पेस से जनरलाइज करने का तरीका बताऊंगा। लेट अस सपोज दैट कि अगर हमारे पास x प्लस वन ए का होल स्क्वायर और एक x माइनस ए का होल स्क्वायर है। जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो भी लिखा होता है उसकी एक ज़्यादा होती है, मतलब 3 यहाँ टर्म्स होंगी और 3 यहाँ पे टर्म्स होंगी, मतलब टोटल नंबर टर्म्स हमारे पास 6 होंगी। यस और नो? 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर। हमारे पास जब भी पहली टर्म ओपन होती है वो इवन में होती है, बिकॉज जब भी एक्सपेंशन ओपन होती है वो जीरो में स्टार्ट होती है, 2c0 2c1 2c2, है ना? तो पहली टर्म आपके पास इवन, ओड, इवन,
इवन, ऑड, इवन, जितनी भी हमारे पास ऑड टर्म्स होंगी वो बड़े आराम से कट जाएंगी। मतलब हमारे पास 2 टर्म्स यहाँ पे कटी, जितनी भी ऑड टर्म्स होंगी वो कट जाएंगी। ऑब्वियसली बात है 3 है, 3 में कितनी ऑड होंगी भाई, पहली टर्म्स हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई है। आपने उस चीज पे ध्यान देना होता है। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 2 दिख रहे हो तुम्हें, यहाँ तो 2 आ गए 1 और 3, पर गलत कर रहे हो तुम काउंट। स्टार्टिंग 0 होती है, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1, एक 1 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास कट गया। अब हमारे पास बची हैं 2 टर्म कट गई, बची 4 टर्म्स। अब नोटिस करोगे ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है। यहाँ पे क्या बनेगा 2x² प्लस 2a², जितना भी आंसर हमारे पास आएगा उसका डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, आंसर हमारे पास बच जाएगा 2। जैसे रियलिटी में था 2 ही आया था, 2 ही वहाँ लिखा हुआ है। मतलब हम इसको 100 से कैसे कंपैरिजन करें। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा इसमें टर्म्स कितनी है। सर 101 टर्म्स है दोनों में, 101 टर्म्स है। अब मैंने बोला कि स्टार्टिंग इवन से होती है, तो यहाँ पे 51 हमारे पास इवन टर्म्स होती हैं और 50 ओड टर्म्स होती हैं। सिमिलरली 51 इवन टर्म्स होती हैं, 50 हमारे पास ओड होती हैं। और हमें इस बात का पता है कि जितनी भी ओड टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सर 50 यहाँ से गई, 50 यहाँ से गई, 100 टर्म्स हमारी जा चुकी हैं। 101 जमा 102, 101 202 होता है, उसमें 100 गई, 102 बच गई। और 102 अगर बच गई, उसमें से जितनी टर्म्स बचेंगी वो सेम होंगी, एक्स रेज़ पर 100 एक्स रेज़ पर 100 सेम होंगी, वो ऐड हो गई, एक टर्म बचेगी, डिवाइड बाय 2, आंसर बना 51। 51 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमने क्या निकालना, टर्म निकालनी है। टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज, मतलब 9c4 करेंगे, ऑब्वियसली 9c4 आएगा। पहले इंडिपेंडेंट बनानी है, तो सबसे पहले हमें एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी। तो एक्स रेज़ पावर 9 माइनस आर और 1 माइनस एक्स होल पावर आर, ये क्या बनेगी 18 माइनस के 2r, एक्स रेज़ पावर 18 माइनस 2r, यहाँ क्या बचेगा एक्स रेज़ टू माइनस आर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। एक्स 18 माइनस के 3r, मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है। इट मीन्स मुझे 18 माइनस 3r को 18 माइनस 3r को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा और r की वैल्यू पर 6 आ जाएगी। जब r की वैल्यू 6 होगी तब उसका एक्सपेंशन कैसे ओपन, उसके कोफिशिएंट क्या आ रहा है वो देखना है। 9c6 बेटा, अब आपको ये नीड नहीं है कि x की जगह पे पुट करना सर वैल्यू, x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज x 0 ही आएगा, बिकॉज मैंने इसको 0 माना है। तो अब अगर तुम यहाँ फिर से पुट करोगे तुम बेवकूफ़ नहीं बनोगे क्या, है ना, वहाँ नहीं पुट करना है। तो 1 माइनस के 6 आ गया, यहाँ बना 1 और 9c6 ही निकालेंगे, 9c6 निकालेंगे 9 8 7 और 3 2 1, फिर 9c6 को 9c3 भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट 3 से 3 गया और ये 2 4 4 12 84 आंसर होना चाहिए। 84 इसका करेक्ट आंसर होगा, पॉजिटिव का 84। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 एक्स प्लस 1 होल रेज़ टू 5 कैसे ओपन होगी। 5c0 पहला एक्सपेंशन, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। अगर मैं सबको ओपन करूँ ये 1 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये हमारे पास 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये फिर से 5 बनेगा, ये 1 बनेगा। तो 10 10 20 20 10 30, 30 प्लस 2 32 मेरे पास आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इससे बेटर ऑप्शन क्या है, जब भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट की कभी बात पूछी जाए, आप जस्ट एक्स को 1 पुट कर दीजिए। अगर आपका एक्स 1 पुट कर दिया जाए, 1 प्लस 1 की होल पावर 5, 2 की पावर 5, आंसर क्या बनेगा 32। 32 इज द राइट आंसर। जब भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात की जाए, आपने एक्स को 1 ही पुट करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बात की, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की। अगेन सर एक्स को 1 पुट करना, बिल्कुल एक्स को 1 पुट करो, जो भी 1 माइनस 1 0, तो आंसर क्या बनेगा 0, बात खत्म, कोई टाइम वेस्ट नहीं फालतू का, ठीक है। पेपर में हमें मार्क्स लेने हैं। यहाँ पे दिया 9 पावर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 9 पावर नंबर ऑफ टर्म्स होंगी कितनी, सर 10 होंगी। 10 होंगी, कहता है 4 टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड बोला है, 10th 9th 8th एंड बची हमारे पास कौन सी 7th। सर T7 निकालना है। T7 निकालने में क्या करना पड़ेगा, T6 प्लस 1 करना पड़ेगा मुझे, मतलब 9c6 कैसे ओपन होगा वो, x³ अपॉन 4,
9 माइनस 6 और -2/x² की होल पावर 6। मैंने इसको ओपन किया, मुझे मिला 9c3 x³ का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू -2 की पावर 6 अपॉन x² की पावर 6। इससे पूरा कट जाएगा। 9c3 अब पीछे सॉल्व किया, 84 आया था। और ये क्या है हमारे पास, x⁹9। व्हाट इज दिस इज x⁴12। आपस में कट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 84/x³। आंसर क्या बना, बी ऑप्शन। अगर किसी को 9c सॉल्व नहीं करना आता, 9c3 होता 9 8 7 1 2 3, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, 84 ऐसे आया। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, ये आप सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार जब रिकॉर्ड करने बैठा तो माइक ही ऑन नहीं किया, ठीक है, इतना बोल दिया बाद में और माइक ऑन ही नहीं था उसमें। ठीक है, अभी मैं बार बार देखना पड़ता है कि माइक ऑन है कि नहीं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि हमें सिर्फ x⁴ का कोफिशिएंट चाहिए, मैं दैट्स इट। मतलब जो भी मेरे पास r में वैल्यू बनेगी x की, उसको इक्वल टू 4 पुट कर दूंगा मैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कैसे मिलेगा मुझे, अब 12 लिखा है यहाँ पे, यस, कैसे ओपन होगा ये, 12CR x/3 12 माइनस r -3/x³ की होल पावर r। मुझे ध्यान सबसे पहले x पे देना होता है क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो x की पावर 12 माइनस r, सिर्फ x पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। और यहाँ बनेगा x की पावर -3r। क्या मिला मुझे, x की पावर 12 माइनस के 4r। किसके इक्वल दिया गया है, मुझे x4 निकालना है, मतलब मुझे इसको इक्वेट करना है साथ। 12 माइनस 4r इज इक्वल टू 4, मतलब 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4r। एंड बेटा मेरे पास आगे सॉल्व करके क्या बनेगा, 4r इज इक्वल टू 8 और r की वैल्यू 2 आ रही है मेरे पास। क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो क्या बना, 12c2 x। अब मुझे x नहीं निकालने, मुझे सिर्फ इसका कोफिशिएंट चाहिए। अब 1/3 12 माइनस 2 -3 का स्क्वायर। 12 माइनस 2 कितने होते हैं, 12 इंटू 11/2 इंटू 1/3 रेज़्ड टू पावर 10 इंटू 3 का स्क्वायर। ये कटा, आंसर है 66। 66/3 रेज़्ड टू पावर 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से एंड क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चा पार्टी सेम क्वेश्चन है, वहां पे हमने x⁴ निकाला, यहाँ पे x³ की बात की है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, अगर ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिट दे रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना, बिकॉज ये आपके छोटे छोटे जो मैसेज होते हैं ये मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है और तुम्हारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट किया करो, जैसे भी हैं, जो भी आपको वीडियो लेक्चर चाहिए होगा वो मुझे बताइए कि सर इस टॉपिक की वीडियो लेक्चर ले आओ, बेटा मैं लेके आऊँगा। ये चैनल सिर्फ तुम बच्चों के लिए ओपन किया गया है कि तुम बच्चों के लिए जो छोटी छोटी क्वेरी रह जाती हैं वो इस चैनल के थ्रू सॉल्व की जा सके और तुम्हारे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं वो क्वालिफाई हो सकें। ये छोटा सा मेरा एक इनिशिएटिव है। अगर ये इनिशिएटिव सच में सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कुछ भी सोच के नहीं किया गया था। जब मैंने देखा कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है नए नए मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आसान बनाया जाए। तो अगर इस जर्नी तो मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो इस जर्नी में मेरा साथ देना, और साथ देने के लिए आपको पता ही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा काम है ये। चलो आगे करते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसी आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सिंपल सी बात है, हम 64 करेंगे, एक्स की पावर को हमने 0 करना था एट द एंड। तो 2x 6 माइनस के आर अपॉन 3x आर। और मुझे सिर्फ किस पे ध्यान देना होता है, एक्स पे, क्योंकि मुझे सबसे पहले उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो x 6 माइनस के आर,
एक्स माइनस के आर, ये कैसे ओपन हुआ 6 माइनस के 2r। मुझे सिर्फ इस चीज़ को जीरो बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा 6 माइनस के 2r इज इक्वल टू जीरो, और r की वैल्यू पर मेरे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। अब मुझे कोफिशिएंट पे जाना है 6c3 2 रेज टू पावर 6 माइनस 3 1/3। 6 3 होता क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बना 2 का क्यूब बचा, ये बना 1/3 का क्यूब। इसको दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों कट गए, यहाँ पे 6 कट गया, 20 इंटू 8/3 का क्यूब 160/27 इज द राइट आंसर। 160/27 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, आई होप सो। ये क्वेश्चन आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन, इसको घर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आपको दिया ही करूँगा। मुझे भी लगे कि आप लोग घर से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पूछा गया मिडिल टर्म के बारे में, क्या होती है मिडिल टर्म, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है, कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म को? सर ये कितने टर्म्स हैं? मैं बोलूँगा 10 टर्म्स हैं। 10 हैं तो टर्म्स कितनी है सर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं इसमें 11। अगर 11 टर्म्स हैं तो 11 में मिडिल टर्म कौन सी होगी सर? 5 छोड़ी इधर, 5 छोड़ी इधर, बची एक टर्म, वो 6 टर्म। T6 निकालना चाहते हैं हम। T6 का मतलब क्या होता है? T5 + 1। कैसे लिखेंगे? 10c5 x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। इसको ओपन करेंगे तो 10c5 ये कैसे होगा? x की पावर 5 माइनस की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। x की पावर 5 से x5 कट गया, आंसर नेगेटिव में ही होगा। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। 10c5 सॉल्व करने के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 2 द 10 कट गए। यहाँ पे हमारे पास कटेंगे, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो 18 इंटू 14 की बात की जा रही है नेगेटिव साइन के साथ, तो वो बनेगा 252, ठीक है। तो आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज़ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। मुझे 1 मिनट दीजिए बस, कि चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है, और सर आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। ये तो आवाज़ नहीं आती कभी कभी। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 16 टर्म की बात की जा रही है कि 16 टर्म हमारे पास क्या होने वाली है। तो जब भी हम 16 टर्म निकालेंगे तो 16 टर्म का मतलब क्या होता है? T16 दैट मीन्स T15 + 1। T15 कैसे ओपन करते हैं? 17c15 x की पावर हाफ की होल पावर का 17 माइनस के 15, और हाफ किसके? माइनस के होल पावर 15। 17 से 15 17 टू 2 होता है, ये x की पावर बेटा हाफ बना, ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, यहाँ पे y हाफ दैट इज 15। इसको मैं ओपन करूँ तो 17 इंटू 16 अपॉन 2 एंड अनदर वन x ओनली और नेगेटिव साइन हाफ की पावर 15। हमें पता है कि जब भी माइनस की पावर ओड होती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। तो आफ्टर सोल्विंग द होल प्रोसेस 9 8 द 136 किसके? नेगेटिव के। तो आंसर क्या है? नेगेटिव हाफ 15/2, ठीक है। तो ये 36 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 136, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आई ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात। बेटा एक बात को हमें याद रखना, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो उन केसेस में 2 मिडिल टर्म्स बनती हैं। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो उस केस में हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती हैं। बट जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं तो उसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होती है। जैसे इस केस में 10 दिया गया है, 10 में हमारे पास मिडिल टर्म आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 11, मिडिल टर्म बचेगी 6। तो T6 को जब भी हम लिखते हैं दैट इज T5 + 1।
इसको ओपन करने के लिए TC5 इतना ही काम करना होता है, क्योंकि x की वैल्यू हम यूज़ नहीं करते। 10C5 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर तुम्हें नहीं लगा पता तो मेरा फॉर्मूला होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जिसका थोड़ा यूज़ करें तो हमें आंसर मिल जाता है। ये सबको पता होगा, ये मैंने बहुत बार बता दिया। जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म कैसे ओपन होती है, NCR x की पावर n माइनस r और e की पावर r, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो p है ना बेटा, ये परमुटेशन का काम करता है। किसका काम करता है, परमुटेशन का। परमुटेशन कैसे काम करती है, NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है, पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि हमारे पास ऐसी n की वैल्यू क्या पुट की जाए जिससे मुझे आंसर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो दी गई है, मुझे निकालनी है 3:5। जब भी n की वैल्यू 2 होगी, जब भी n की वैल्यू 2 होगी, मेरे पास रेशो क्या बनेगी, जब भी मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये बनेगा 2 to 5 5p1 और ये बनेगा हमारे पास 3p1। अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये नीचे आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन के 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर है 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, आंसर क्या, 5/3। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3/5, मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं इसके नीचे वाला ऑप्शन ट्राई करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई किया 4 वाले को, तो मुझे क्या मिलेगा, 9p3 अपॉन क्या मिलेगा, 7p4। अब मैं ओपन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको अगर मुझे लिखना अच्छे तो कैसे लिखूंगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ओपन कर दें फटाफट, तो ओपन करने मुझे मिला 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे है 6 फैक्टोरियल, ऊपर बनेगा 3 फैक्टोरियल 7 3 7 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। अब 3 से ये 3 गया, 6 से ये 6 गया। ठीक है, हाँ जी, और 4 टू द 8, इससे कटा 3, 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, तो आंसर क्या बना, 3/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक है, बट हम इसको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व नहीं करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व ना करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, क्योंकि लेंदी चला जाता है। ऑप्शन का खेल खेलेंगे तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी तो डेफिनेटली तुम बड़ी जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चन को। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट होती हैं, इनमें से एक ये थी। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखें तो सबसे पहली बात, मन में टेंशन नहीं लेने की कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो क्या कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा, या क्यूब बन रहा था, x+1 का क्यूब की होल पावर 8, मतलब x+1 की पावर 24 की वो बात कर रहा है। कहता है इसका मिडल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो हमें पता है कि नंबर टर्म कितनी है, 25 हैं। 25 में 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी, बीच में एक टर्म बचे 13 टर्म। तो 13 टर्म को कैसे लिखते हैं, T13, मतलब 12+1 कैसे ओपन करेंगे, 24C12। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास एक ये पार्ट आता है बेटा, तो सबसे पहले जब भी ऐसे पार्ट के क्वेश्चन आए तो आपको एक्सपेंशन का प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए कि ये किसकी एक्सपेंशन है। लॉग एक्स को log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, दैट इज नथिंग बट x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4/4 सो ऑन। अगर देखा जाए तो कुछ लगभग ऐसी ही एक्सपेंशन है ये, है ना। बट यहाँ पे एक बार नोटिस कर, यहाँ पे x है हमारा, वहाँ पे x-1 है। अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूँ किसके साथ, x-1 के साथ, तो पूरी एक्सपेंशन कैसे ओपन होगी, x-1 यस
माइनस माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वन का होल क्यूब अपॉन 3 सो ऑन। मतलब ये सेम टर्म लिखी हुई है, ये और ये टर्म सेम है। मीन्स इसकी एक्सपेंशन क्या है, ये है इसका फंक्शन log 1 प्लस एक्स माइनस वन, 1 से 1 गया, बचा क्या log x। कैसे लिखेंगे, e रेस्ट पावर क्या होता है वो, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन। क्लियर बच्चा पार्टी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जल्दी समझनी होती हैं, ठीक है। अब एक आ गया कि x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट निकाल के बताओ, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ को मैं याद रखना, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तरीका क्या है कि आप दोनों को एक्सपेंड कर दो, आप इसको अलग से एक्सपेंड कर दो, इसको अलग से एक्सपेंड कर दो, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम लग जाएगा। अगर नोटिस करके चलोगे एक चीज़, देखो जब ये वाली एक्सपेंशन ओपन होगी ना, तो यहाँ पे जो x की पावर वो कैसी ओपन होगी, x की पावर स्क्वायर 4, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर 10। नेक्स्ट वाले में x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड x टू 5 करने तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई है ना। मतलब सर अगर यहाँ पे x स्क्वायर बन जाए और यहाँ पे x क्यूब बन जाए, बात बन जाएगी, हाँ जी। यहाँ पे x 4 बन जाए और यहाँ पे x बन जाए, बात बन जाएगी, बिल्कुल। मतलब x 4 इंटू एक्स, एक्स 5 होता है, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 5 होता है, बस यही दो हमें चाहिए थे, हमारा काम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, मुझे x स्क्वायर चाहिए, मुझे x की पावर 1 बनानी है, कैसे बनाऊंगा, 5c1 जो यहाँ लिखा जाता है वही पावर में आता है, याद होगा तुम लोगों को, 1 माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ बनेगा x का स्क्वायर। दूसरे केस में मुझे 3 बनाना है, क्या करूँगा 4c3, क्या आएगा यहाँ पे 1 की पावर 4 माइनस 3 और x की पावर बेटा 3। दूसरे केस में मुझे x की पावर 4 बनानी है पहले केस में, तो क्या बनूंगा 5c2, 1 5 माइनस 2 और x के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 4c, मुझे 1 बनाना है वहाँ पे 4c1, ठीक है। और दैट इज x 1 की पावर 5 माइनस 1 एंड x की पावर 1। बस मेरा काम खत्म, मुझे अब सिर्फ कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये भी 5 बन रहा है और ये भी मेरे पास क्या बन रहा है 5 बन रहा है। 5c1 क्या होता है 5 होता है, 4c3 क्या होता है 4 होता है, 5c2 कितना होता है 10 होता है, 5c4 इंटू 4 क्या बना 20 प्लस 40 दैट इज 60 और 60 इज इन द ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आसान देखो कितना है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कॉल पर डिपेंड करता है, क्या तुम लोगों ने इसको पूरा एक्सपेंड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, या जो तुम्हें मैंने तरीका बताया, क्योंकि सोच सोच की बात होती है बेटा। पेपर में तुम्हारी सोच, तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है वो देखा जाता है। यहाँ पे कोई कितना इंटेलिजेंट है, कोई कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उससे कोई मैटर नहीं करता हमें। हमें सिर्फ इस बात का मैटर करता है कि उस टाइम पे बच्चा क्या सोच रहा है, क्योंकि ऐसी तैयारी घर बैठ के ही होती है कि मैं कैसे जल्दी क्वेश्चन करूँ। अगर तुम घर पे लंबे मेथड लगा रहे हो, लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम किस बिहाफ पे इस बात को सोच सकते हो कि तुम्हारा पेपर में जाके भी आसानी से शॉर्टकट मेथड से हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, फिर आपको टाइम लगेगा लगेगा, ठीक है। इस पे आ जाओ, कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितनी होगी, तो याद रखना इसका ये फॉर्मूला आता है n+1 n+2 अपॉन 2, ठीक है। तो n प्लस की पावर दी है 21 + 1 25 + 2 अपॉन के 2, 26 इंटू 27 अपॉन 2, इससे ये कटा 13 7 91, लास्ट में 9 होना चाहिए 35, ठीक है। तो 351 मेरा आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको अच्छे से और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो रही होंगी अब, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि मिडिल टर्म करके बताओ कि इसकी मिडिल टर्म कैसे सॉल्व होगी। तो हमें पता है कि भाई 2n दिया गया है, हाँ जी 2n दिया गया है, तो मिडिल टर्म कैसे सॉल्व की जाती है बताना मुझे एक बार, मिडिल टर्म कैसे सॉल्व की जाएगी। 2n में मिडिल टर्म तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए 2n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास 2n+1 है, n इधर रही n इधर रही, बीच में एक टर्म आएगी, दैट इज tn+1 सॉल्व करने की बात की जा रही है यहाँ पे। 2n x की पावर कितनी आएगी 2n माइनस के n और 1 एक e की पावर n, इन दोनों को सम करो तब भी आपको 2n ही मिलेगा। सॉल्व कैसे करोगे 2n
एक्स की पावर एन और ए की पावर एन, कौन दे रहा है ये ऑप्शन? जो ये ऑप्शन दे रहा है वही आंसर ट्रू होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमेशा जब भी तुम्हें मिड टर्म निकालनी है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, फिर उसको सेपरेट कर दीजिए और जो बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप बच्चा पार्टी मेरा दिया हुआ कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे EMRS की तैयारी कर रहे हैं और जो भी डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जिसमें PGT TGT लेवल का सिलेबस आता है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए बेटा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।